Good morning. Today is 30th of August 2018 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे और बीच में ये बड़ा आर्टिकल सिविल सोसाइटी से संबंधित है। वैसे देखो इस बड़े आर्टिकल में काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स से भी संबंधित हैं, उन पॉइंट्स को हम छोड़ देंगे, लेकिन जो पॉइंट्स हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं और जिन पर सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल पावर सेक्टर से संबंधित है, इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। और नीचे ये आर्टिकल इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में है, इसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरे पेज पे ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माधव गदगिल का ये आर्टिकल है, केरल को जो रीबिल्ड करना है, केरल को रीबिल्ड करते वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाए, डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। और यहाँ पर ये आर्टिकल बिम्स्टेक से संबंधित है, इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। आज का कोट है सेवा परमो धर्म। इस कोट का इस्तेमाल आप कर सकते हो ऐसे में और एथिक्स में। मतलब है सर्विस यानी सेवा हमारे इंडियन इथोस में इवेंचुअल यानी अल्टीमेट ड्यूटी है, सबसे बड़ी ड्यूटी है सेवा हमारे इंडियन इथोस में, इंडियन वैल्यूज में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल सिविल सोसाइटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स के साथ आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप पहले मुझे एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दीजिए, व्हाट इज सिविल सोसाइटी? क्या मतलब है सिविल सोसाइटी का? स्टेट के बाहर अगर कुछ सिटीजन्स इकट्ठा होते हैं और अपने कॉमन और शेयर्ड इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं तो वो सिविल सोसाइटी है। एग्जांपल्स देता हूँ। मान लीजिए कई सारे सिटीजन्स मिलके एक फुटबॉल क्लब बनाते हैं और मिलके फुटबॉल खेलते हैं, ये सिविल सोसाइटी का एग्जाम्पल है। किसी एक्टर के फैंस या जो फॉलोअर्स हैं, रजनीकांत के फॉलोअर्स ने मिलके एक सोसाइटी बनाई हुई है, रजनीकांत फैन सोसाइटी। इवन मान लीजिए राजेंद्र नगर या फिर मुखर्जी नगर में जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं, उनका शोषण होता है लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, मिलके वो एक कोई सोसाइटी बनाते हैं, कोई ग्रुप बनाते हैं, वो भी एक सिविल सोसाइटी है। लेकिन आर्टिकल में हमारा फोकस रजनीकांत के फैन क्लब पर नहीं है, हमारा फोकस है उस सिविल सोसाइटी पर जो अगर स्टेट के द्वारा सिटीजन्स के राइट्स का वायलेशन किया जाता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इमर्ज होकर आता है कि सिविल सोसाइटी की आवश्यकता है ही क्यों? देखो आज के समय में जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट है बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है। मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी सहायता से वो किसी की भी सर्विलियंस कर सकते हैं। कहने का एसेंस ये है कि अगर मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के द्वारा किसी एक इंडिविजुअल पे अत्याचार किए जाते हैं, एट्रोसिटीज की जाती हैं, तो वो इंडिविजुअल ऐसा हो सकता है अगर इंडिविजुअल पावरफुल नहीं है। देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, अगर कोई पावरफुल सिटीजन है, कोई फेमस जर्नलिस्ट है, कोई फेमस वकील है, पॉलिटिशियन है, उनके खिलाफ कुछ गलत होता है तो वो अपनी आवाज को ठीक से उठा सकता है। लेकिन कोई ऐसा सिटीजन जो गरीब है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, दलित कम्युनिटी से है, या फिर ऐसे समाज से आता है जो अपनी आवाज ठीक से उठा नहीं पाता, क्या वो स्टेट का सामना कर पाता है? ठीक से नहीं कर पाता। तो ऐसी सिचुएशन में सिविल सोसाइटी उस पर्सन की आवाज उठाती है और स्टेट जो उस पर्सन पे अत्याचार कर रहा है, सिविल सोसाइटी रोकती है स्टेट को कि आप उस इंडिविजुअल पे अत्याचार नहीं कर सकते, उसके भी राइट्स हैं। संविधान में हर एक इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, आप संविधान को वायलेट नहीं कर सकते। ये एक डायमेंशन है, सिविल सोसाइटी की आवश्यकता है ही क्यों। दूसरी डायमेंशन मार्केट। मार्केट देखो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें विभिन्न पार्टीज आती हैं और आपस में एंगेज करती हैं। कोई पर्सन चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, कोई खरीदता है, कोई बेचता है, विभिन्न पार्टीज आपस में एंगेज करती हैं। आप इंडिया के संदर्भ में समझने की कोशिश कीजिए। 1990-91 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, उससे पहले देखो सरकार डिसाइड करती थी क्या मार्केट में बिकेगा, किस रेट पे बिकेगा, यानी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैसले सरकार की तरफ से लिए जाते थे। लेकिन एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद सरकार ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैसलों को मार्केट के ऊपर छोड़ दिया है, यानी जिस चीज़ की डिमांड होगी उसी चीज़ का प्रोडक्शन किया जाएगा कंपनीज के द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के द्वारा, और कीमत भी वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकेंगी। यानी अगर उनको लगता है कि मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है वो अपने हिसाब से रेट तय कर लें, सरकार बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी। आर्टिकल का कहना यह है कि देखो इस सिस्टम की वजह से, मार्केट इंस्टीट्यूशन की वजह से जो गरीब लोग हैं
उनका शोषण होता जा रहा है। और मार्केट का जो इंस्टीट्यूशन है उन लोगों की सफरिंग के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा उदासीन है। यानी मार्केट ये नहीं देख रही कि अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहा है और कैसे गरीब लोगों के जो राइट्स हैं उनका शोषण किया जा रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आज के समय में देखो, लेबर एक्सेस में उपलब्ध है, अनस्किल्ड लेबर की हम बात कर रहे हैं। तो वर्कर्स के जो वेजेस हैं बहुत ज़्यादा कम हैं। इवन 250 रुपये में, 200 रुपये में, इवन इससे भी कम में कोई इंडिविजुअल काम करने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है मार्केट में लेबर बहुत ज़्यादा है, अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई और मेरे से भी कम रुपयों में काम कर सकता है। तो इस प्रकार से जो गरीब लोग हैं, जो अनस्किल्ड लेबर हैं, उनका शोषण होता है मार्केट की वजह से। और इस सिचुएशन में सिविल सोसाइटी आवाज़ उठाती है। सिविल सोसाइटी कहती है सरकार को कि आप ये इंश्योर कीजिए जो गरीब लोग हैं उनको उनका हक मिले और उनको इतने कम रुपए में काम ना करना पड़े। सिविल सोसाइटी के दबाव में आके ही सरकार ने काफ़ी सारे कानून भी बनाए हुए हैं, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट या फिर लिविंग वेजेस। ये सब चीज़ें सरकार के द्वारा की जाती हैं सिविल सोसाइटी के दबाव में आके। तो दो डायमेंशन हमने डिस्कस की। पहली डायमेंशन मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट और दूसरी डायमेंशन मार्केट। अब आगे क्वेश्चन ये आता है कि सिविल सोसाइटी काम किस प्रकार से करती है। काम करने के तरीकों के बारे में आपको पता है। पिटीशन देना सरकार को, प्रोटेस्ट करना, धरना देना और जुडिशियल एक्टिविज्म। जैसे देखो, फूड सिक्योरिटी एक्ट से पहले सिविल सोसाइटी के लोगों ने सरकार पे बहुत दबाव बनाया था। केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, लेकिन इसके अलावा जंतर मंतर पे धरना दिया जाता था, सरकार पे दबाव बनाया जाता था कि आप इस प्रकार का एक्ट लेके आइए ताकि सबको फूड अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, वैसे तो देखो लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता ही सरकार को चुनती है, यानी जनता डिसाइड करती है कि कौन सरकार बनाएगा। लेकिन इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं हर 5 साल बाद। वैसे तो अगर सरकार जनता के हितों में काम नहीं करती है तो जनता के पास ऑप्शन उपलब्ध होता है कि 5 साल बाद जब इलेक्शंस कंडक्ट होंगे तो उस सरकार को चेंज कर दिया जाए। लेकिन बीच में 5 साल क्या, मान लीजिए आज हमने सरकार को चुना और हमें सरकार से कोई अर्जेंट काम करवाना है और सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है, तो इस समय रोल आता है सिविल सोसाइटी का। सिविल सोसाइटी धरने की सहायता से या फिर पिटीशन दे के, प्रोटेस्ट करके हमारी आवाज़ को, इंडिविजुअल्स की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाती है कि देखो आपने इलेक्शन के समय ये वादा किया था और अब आप उस वादे को पूरा कीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में जनता को 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ता। सरकार को इलेक्शन से पहले ही प्रेशराइज कर दिया जाता है कि जो आपने वादा किया था उसे पूरा कीजिए। तो जनता और सरकार के बीच एक ब्रिज का काम भी करती है सिविल सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट, सिविल सोसाइटी जो है वो सोसाइटी की मोरल कंसाइंस को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट देखो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि कैसे सिविल सोसाइटी की एंट्री हुई थी हमारे देश की पॉलिटिक्स में। हर एक जो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट होती है जब स्टेट के द्वारा राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी का वायलेशन किया जाता है। आप किसी भी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन को उठा के देख लीजिए, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, हर एक रेवोल्यूशन में राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी का वायलेशन हुआ है, तभी वो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आई है। दो राइट्स में काफ़ी सारी चीज़ें शामिल हैं। ये जो दो राइट्स हैं, राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी, बाकी राइट्स के लिए एक बेस का काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आती हैं इन दो राइट्स में, जैसे राइट नॉट टू बी टॉर्चर्ड और राइट नॉट टू बी किल्ड। स्टेट के द्वारा किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा बिना किसी सॉलिड रीजन के, यानी कानून के अंदर जो प्रोविजंस हैं सिर्फ उन्हीं की सहायता से, उन्हीं के बेस पे किसी सिटीजन को अरेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। हमारे देश में जब इमरजेंसी लगी थी 1975 से 1977 तक, उस समय बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ था। उसमें बहुत सारे लोगों के ये जो दो राइट्स हैं, राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी, इनका भी वायलेशन हुआ था। तो इमरजेंसी के बाद सिविल सोसाइटी ने आवाज़ उठाना स्टार्ट किया। यानी आप कह सकते हो सिविल सोसाइटी ने मेन जो काम स्टार्ट किया हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में वो इमरजेंसी के बाद ही किया। उस समय सिविल सोसाइटी के जो लोग थे उन्होंने ह्यूमन राइट्स ग्रुप के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया ताकि जनता को जो राइट्स दिए गए हैं संविधान के अंदर, राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी, उनका प्रोटेक्शन हो सके और सरकार इन राइट्स का किसी भी प्रकार से वायलेशन ना करे, उल्लंघन ना करे। तब से आज तक सिविल सोसाइटी के द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया गया है। सिविल सोसाइटी ने आवाज़ उठाई है जब स्टेट के द्वारा आर्बिट्ररी रूप से किसी का इम्प्रिजनमेंट होता है, मतलब अरेस्ट किया जाता है, किसी को स्टेट के द्वारा आर्बिट्ररी रूप से पुलिस कस्टडी में डेथ्स होती हैं, फर्जी एनकाउंटर होते हैं। इन सब इश्यूज़ पर सिविल सोसाइटी के लोगों के द्वारा स्टेट के अगेंस्ट आवाज़ उठाई गई है।
इवन कम्युनल वायलेंस क्यों होता है, कास्ट वायलेंस क्यों होता है, उन सब के रीजंस को खोजने में भी सिविल सोसाइटी ने एक अहम रोल प्ले किया है। हमारे देश में जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल आदिवासी, दलित्स, मुस्लिम्स या फिर गरीब समाज के लोग, उनके लिए भी सिविल सोसाइटी के लोगों के द्वारा समय समय पे आवाज उठाई जाती है। नेक्स्ट देखो, अब हम नेगेटिव पिक्चर की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि सिविल सोसाइटी में भी सब कुछ ठीक होता है। कुछ सिविल सोसाइटी के जो ग्रुप्स हैं वो सरकार से, किसी कॉर्पोरेट ग्रुप से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ नहीं करते, खुद ही उस पैसे को खा जाते हैं। देखो, एनजीओ एक एग्जांपल है सिविल सोसाइटी ग्रुप का। काफी बार आपने ये देखा होगा कि एनजीओ, कुछ एनजीओज फॉरेन गवर्नमेंट से पैसा ले लेते हैं और हमारे देश में डेवलपमेंट एक्टिविटीज को बाधित करते हैं। इससे देश की डेवलपमेंट नहीं हो पाती। काफी बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि सिविल सोसाइटी जो ग्रुप्स हैं वो एक प्रोपेगेंडा का काम करते हैं, यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम करते हैं या किसी कॉर्पोरेट ग्रुप के लिए काम करते हैं। और देखो, चिंता की बात तो ये है कि सिविल सोसाइटी के नाम पर कुछ लोग माओइस्ट के लिए काम करते हैं, हमारे देश के खिलाफ जाके काम करते हैं, वायलेंस को फैलाने की कोशिश करते हैं। ये सब चीजें गलत हैं। अब आते हैं मेन इशू की तरफ। हुआ क्या है, पुणे पुलिस ने एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चला के 4 राज्यों में 5 प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया है। केस हाई कोर्ट में भी पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, मतलब हायर जुडिशरी ने इंटरवेंशन की इस केस में। केस तो देखो अभी चल रहा है, लेकिन दोनों वर्जन्स को हम जानते हैं। पुणे पुलिस का यह कहना है 5 जो ये प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट गिरफ्तार किए गए हैं, इनका संबंध है भीमा कोरेगांव वायलेंस से। इन्होंने एक दलित कॉन्फ्रेंस में प्रोवोकेटिव स्पीच दी और वायलेंस को भड़काने की कोशिश की। ये जो एक्टिविस्ट या इंटेलेक्चुअल्स हैं लॉ से ऊपर नहीं हैं। ये माओइस्ट के लिए फंड्स रेज करने का काम करते हैं और इनका टारगेट था प्रधानमंत्री मोदी या फिर दूसरे जो बड़े पॉलिटिकल फंक्शनरीज हैं उनकी हत्या की जाए। तो ये जो वर्जन है वो पुणे पुलिस का है। दूसरे वर्जन की बात करते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का है। इनका कहना है कि देखो, सरकार पॉलिटिकल डिसेंट को दबाने का काम कर रही है, कोई लेजिटिमेट प्रोब नहीं हुई है, हमें बिना किसी ठोस रीजन के गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरा पॉइंट, सरकार देखो कई बार क्या करती है, डिफ्रेंशिएट नहीं करती। कुछ लोग ऐसे हैं जो कन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया में, मान लीजिए कुछ एक्टिविस्ट बस्तर रीजन में जाते हैं और रिसर्च करते हैं कि वायलेंस वहां पे होता क्यों है, यानी नक्सलिज्म पनपता क्यों है। सरकार सोचती है कि ये जो लोग हैं वो माओइस्ट के लिए काम कर रहे हैं। सरकार दोनों पर्सन्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, यानी वायलेंस फैलाना और वायलेंस के रीजंस को स्टडी करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो लोग इस बात पर रिसर्च करते हैं कि वायलेंस पनप क्यों रहा है, कन्फ्लिक्ट वहां पे है क्यों लोग हथियार उठा रहे हैं, ऐसे लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। आर्टिकल के द्वारा देखो ये कहा जाता है, जब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट उन लोगों के प्रति अपनी एम्पैथी शो करते हैं जिन्होंने मजबूरी में हथियार उठा लिए हैं, तो स्टेट को लगता है कि वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट वायलेंस को इंसाइट कर रहे हैं। जब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट उन लोगों के प्रति अपना कंपैशन शो करते हैं तो स्टेट को लगता है कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कोलैबोरेट कर रहे हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये हमने दोनों वर्जन्स जाने, पुलिस का क्या वर्जन है और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का क्या वर्जन है। आपको देखो बैलेंस स्टैंड लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोली है कि सिविल सोसाइटी एक सेफ्टी वाल्व का काम करती है किसी भी डेमोक्रेसी में, अगर आप इस सेफ्टी वाल्व को हटा दोगे तो डेमोक्रेसी फट जाएगी, डेमोक्रेसी ठीक से काम नहीं कर सकेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये इंश्योर करना जरूरी है कि कोई भी पर्सन सिविल सोसाइटी के नाम पर, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के नाम पर इंडिया यानी स्टेट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके काम ना करे। इसके बाद क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है, डिफाइन सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी को आप पहले डिफाइन कीजिए, उसके बाद क्रिटिकली एनालाइज कीजिए कि सिविल सोसाइटी का रोल और कंट्रीब्यूशन है क्या हमारे देश के लोकतंत्र को, देश की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया के इन्वायरमेंट डिसीजन मेकिंग में। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में एक डिटेल्ड स्टडी होती है कि अगर किसी प्रोजेक्ट का प्रपोजल आया है और उस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया जाता है तो उसके इस्टाब्लिश होने से इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट होगा, किस प्रकार का असर पड़ सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए
कोई प्रपोजल आया है सरकार के पास कि यहाँ पे थर्मल प्लांट इस्टेब्लिश कर दिया जाए या फिर ऑयल रिफाइनरी इस्टेब्लिश कर दी जाए। इन प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिलने से पहले डिटेल्ड स्टडी होगी। अगर किसी लोकेशन पे थर्मल प्लांट इस्टेब्लिश किया जाता है, ऑयल रिफाइनरी इस्टेब्लिश की जाती है, तो इन्वायरमेंट पे क्या नुकसान पहुंचेगा, आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनको क्या नुकसान पहुंचेगा, उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर कोई वाटर बॉडी है, झील है, तो उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आसपास वाइल्ड लाइफ है, मछलियाँ रहती हैं, जीव जंतु रहते हैं, उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सब कुछ शामिल होता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में। इवन ये भी शामिल होता है कि जिस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया जाना है, अगर उस प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करते वक्त इन बातों का ख्याल रखा जाता है तो नुकसान कितना कम किया जा सकता है। और ये सब कुछ जो होता है, यानी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो होता है, वो साइंटिफिक फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन के आधार पर होता है। और इसके लिए एंगेज किया जाता है मान्यता प्राप्त इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कंसल्टेंट को कि वो स्टडी करे। अगर देखो जिसको प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना है वही स्टडी करेगा तो वो तो डेफिनेटली अच्छी अच्छी बातें लिखेगा। वो बोलेगा कि बल्कि जीव जंतुओं को फायदा होगा हमारे प्रोजेक्ट से, पेड़ पौधे और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो वो तो ये चाहेगा कि हमारे प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द बस अप्रूवल मिल जाए। लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कंसल्टेंट ये स्टडी करेगा तो वो साइंटिफिक फैक्ट्स का इस्तेमाल करेगा और सब कुछ फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में होगा। लेकिन देखो प्रैक्टिकली सब कुछ ऐसा नहीं होता है। एक प्रोजेक्ट की केस स्टडी दी गई है। साउथ दिल्ली में अर्बन मिनिस्ट्री एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इस्टेब्लिश करना चाहती है नरोजी नगर में। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी इस्टेब्लिश करना चाहती है। और पहले आपको याद होगा एक इशू हमने डिस्कस किया था, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जाना था, लेकिन बाद में सरकार ने इस आइडिया को छोड़ दिया था पब्लिक प्रेशर के चलते। आज आर्टिकल में कहा जाता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। जिस इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कंसल्टेंट ने ये रिपोर्ट तैयार की है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए, उसने कॉपी पेस्ट कर दी है बस अपनी रिपोर्ट। इसी कंसल्टेंट ने पहले एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया था तमिलनाडु में, उसी रिपोर्ट को वहीं से कॉपी पेस्ट करके डाल दिया गया है। लेकिन फिर भी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री कुछ भी एक्शन नहीं ले रही है। देखो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से संबंधित रूल्स में साफ तौर पे लिखा गया है कि अगर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करते वक्त फॉल्स इंफॉर्मेशन को दिया जाता है या फिर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन या फिर डेटा को दिया जाता है तो प्रोजेक्ट के लिए जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर ली गई है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। इससे नुकसान जो होगा इवेंचुअली वो जनता का ही होगा। नरोजी नगर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के प्रोजेक्ट के लिए जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की गई है ये तो देखो बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद है। फाइटोप्लैंक्टन को फिशिस की यानी मछलियों की स्पीसीज बताया गया है और प्लांट्स की स्पीसीज को एनिमल्स की स्पीसीज बताया गया है। पूरी तरह से कॉपी पेस्टेड और फॉल्स इंफॉर्मेशन है, गलत इंफॉर्मेशन है इस रिपोर्ट में। और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में एक प्रोविजन ये भी है कि जहाँ पर कोई प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जाना है, यानी जिस प्रोजेक्ट के लिए प्रपोजल है, उस प्रोजेक्ट के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी एक पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए ताकि वो जनता ठीक से बता सके कि उनके क्या कंसर्न्स हैं अगर प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जाता है तो। लेकिन सरकार क्या करती है, रियल एस्टेट से संबंधित जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको एग्जम्पशन दे देती है। सरकार बोलती है कि देखो ये जो प्रोजेक्ट है वो रियल एस्टेट से संबंधित है, इसलिए इस प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक हियरिंग नहीं होगी। ये भी गलत है। तो आर्टिकल का एसेंस ये निकलता है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के जो रूल थे वैसे बहुत अच्छे थे, लेकिन उनको तोड़ा मरोड़ा जाता है, उनको प्रैक्टिकली फॉलो नहीं किया जाता। इस वजह से देश में इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। अगला आर्टिकल पावर सेक्टर से संबंधित है। जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स के साथ आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जब हमारे देश की इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही थी उस समय पावर सेक्टर भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था। तो पावर कंपनीज ने बैंक से बहुत ज़्यादा लोन लिया, लेकिन बहुत सारी पावर सेक्टर से संबंधित कंपनीज ऐसी हैं जो बैंक से लिया लोन वापस नहीं लौटा पाई समय पे। यानी अब उनके द्वारा लिया गया जो लोन है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनता जा रहा है। इसी साल 12 फरवरी को आरबीआई के द्वारा बैंकों को एक आदेश दिया गया था कि अगर देखो कोई भी कंपनी पावर सेक्टर से जुड़ी भी अगर अपनी रीपेमेंट देने में एक दिन भी लेट हो जाती है तो उसके खिलाफ आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंतर्गत कार्रवाई स्टार्ट कीजिए।
हुआ क्या, इसके बाद आरबीआई की इन गाइडलाइंस के बाद पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनीज ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की। उस पिटीशन में उनके द्वारा बोला गया कि देखो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जेन्युइन हैं, ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के बैंकों से लिया लोन वापस नहीं लुटा रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आर्टिकल में प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनीज की। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, बहुत सारे कोल ब्लॉक्स को कैंसिल किया गया था। आपको याद होगा यूपीए सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोल ब्लॉक्स के एलोकेशन में बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी हुई है, तो कोल ब्लॉक्स का एलोकेशन कैंसिल हुआ था। इस वजह से फ्यूल शॉर्टेज हो गई और पावर सेक्टर से जो जुड़ी कंपनीज हैं वो इनफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं कर पाई। नेक्स्ट, लैक ऑफ सप्लाई लिंकेज। उससे अगला पॉइंट, एब्सेंस ऑफ पावर परचेज एग्रीमेंट साइन बाय स्टेट डिस्कॉम्स। देखो जो स्टेट डिस्कॉम्स है उन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट साइन नहीं किया पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज के साथ, इस वजह से भी वो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं बेच पाई। और सबसे लास्ट पॉइंट, कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि सरकार से प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूवल लेने में या फिर क्लियरेंस लेने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है और लग गया। इसकी वजह से पावर प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। कहने का एसेंस ये है कि इन पॉइंट्स की वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से जो पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं वो घाटे में चली गई। घाटे में जाने के कारण वो बैंक से लिया लोन चुका नहीं पाई और उनका अब ये कहना है कि देखो हमारे पूरे पावर सेक्टर में प्रॉब्लम्स हैं, हमारी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। हम ऐसा नहीं कि जानबूझ के विजय माल्या की तरह बैंकों का लोन नहीं लुटा रहे हैं। आर्टिकल में आगे कहा जाता है देखो ये बात सच है कि पावर सेक्टर से जुड़ी जो कंपनीज हैं उनकी प्रॉब्लम्स हैं और पावर सेक्टर में इंप्रूवमेंट लाने के लिए सरकार के द्वारा हाल ही में डिसीजंस भी लिए गए हैं। जैसे सरकार उदय स्कीम लेके आई और कोल ब्लॉक्स को कैसे एलोकेट किया जाए, इसके लिए भी सरकार ने पूरी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाई, यानी इंप्रूवमेंट हुई है पूरी प्रोसेस में। लेकिन ये जो स्टेप्स हैं, ये जो एफर्ट्स हैं वो नाकाफी साबित हुए हैं। आज भी पावर प्लांट्स हैं उनकी सिर्फ 60% कैपेसिटीज को यूज किया जा रहा है, यानी बची हुई जो 40% कैपेसिटी है उसे तो यूज किया ही नहीं जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि आज भी पावर सेक्टर में स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट लाने की आवश्यकता है। लेकिन आर्टिकल में इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनीज के लिए अगर किसी प्रकार की रियायत देती कोर्ट तो आगे जाके और भी सेक्टर सामने आते। आगे जाके स्टील सेक्टर से जुड़ी जो कंपनीज हैं वो भी कहती कि देखो हमारी भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, स्टील सेक्टर में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से हम बैंक से लिया लोन लुटा नहीं पाए हैं, इसलिए आप हमें एग्जम्पशन दे दीजिए, हमें आप एक्सम्पशन दे दीजिए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट की जो कार्रवाई है इतनी जल्दी हमारे खिलाफ स्टार्ट ना हो। तो बार बार इस प्रकार से कई सारे सेक्टर की कंपनी सामने आती तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 जो सरकार ने बनाया था फिर उसका फायदा ही क्या। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का ठीक से इफेक्टिव रूप से काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर हमारे देश में नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या को एड्रेस करना है। तो अगर देखो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या को जल्द से जल्द एड्रेस नहीं किया जाएगा तो हमारे देश की इकोनॉमी की रफ्तार नहीं बढ़ेगी। तो ये पूरा आर्टिकल है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल केरल फ्लड से संबंधित है। जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? केरल में आपको पता है काफ़ी विनाशकारी फ्लड्स आई और कुछ एक्सपर्ट्स का दावा यह है कि केरल फ्लड्स की वजह से ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन राइटर कहते हैं ये देखो सिर्फ वो नुकसान है जो बिल्डिंग्स को हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है, लेकिन और भी बहुत तरह का लॉस हुआ है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन कैपिटल को लॉस हुआ है, नेचुरल कैपिटल को लॉस हुआ है, सोशल कैपिटल को लॉस हुआ है। तो सरकार इस बात का ध्यान रखे कि केरल को रीबिल्ड करते वक्त नेचुरल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल और सोशल कैपिटल फिर से रिस्टोर हो। कुछ लोग रीजंस की बात करते हैं कि इतनी भारी त्रासदी केरल में आई क्यों। देखो जैसे वेस्टर्न घाट में डेवलपमेंट एक्टिविटीज चल रही थी तो इन सभी कैपिटल्स को इग्नोर किया जा रहा था। फॉर एग्जांपल इलीगल माइनिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा और इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए जो कानून हैं उन्हें भी वायलेट किया जा रहा था। नेक्स्ट, साइंटिफिक नॉलेज, एडवाइस, इन सब की अवहेलना की जा रही थी। एग्जाम्पल दिया जा रहा है एंथिरा पिल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का। देखो साइंटिफिक रिपोर्ट, साइंटिफिक नॉलेज साफ तौर पे इशारा करती है कि इस प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश किया जाता है तो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, वेस्टर्न घाट्स की इकोलॉजी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा।
लेकिन फिर भी सरकार आगे बढ़ी इस प्रोजेक्ट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है ह्यूमन कैपिटल से संबंधित। वेस्टर्न घाट के पास कोका कोला की एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई, जिससे वाटर रिसोर्सेज का एक्सप्लोइटेशन हुआ और वाटर रिसोर्सेज का कंटामिनेशन भी हुआ, तो आसपास रहने वाले लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुंचा, यानी ह्यूमन कैपिटल को लॉस हुआ। उसके बाद सबसे लास्ट में पॉइंट, सोशल कैपिटल का लॉस किस प्रकार से हुआ। देखो, पिछले कुछ समय में वेस्टर्न घाट्स का जो एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, उसके खिलाफ, उस एक्सप्लोइटेशन के खिलाफ काफ़ी सारे इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट ने आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन ऐसे इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट को मारा पीटा गया, उनकी हत्याएं करवाई गई माइनिंग माफिया के द्वारा। राइटर का देखो ये कहना है, अब केरल को जो रिबिल्ड करना है, इन सभी कैपिटल्स पे फोकस करना होगा। पहले इन सभी कैपिटल्स को इग्नोर किया गया था, मैन मेड कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, नेचुरल कैपिटल, सोशल कैपिटल। तो सरकार की क्या रणनीति होनी चाहिए? सरकार देखो फोकस करे लोकल कम्युनिटी पे। लोकल कम्युनिटी की सहायता से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जैसे माधव गदगिल का ये आर्टिकल है, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। आपको याद होगा 3-4 दिन पहले हमने माधव गदगिल की रिपोर्ट को डिटेल से डिस्कस किया था। तो उन्होंने देखो अपनी रिपोर्ट में इस बात पे फोकस किया था कि जो लोकल कम्युनिटी हैं उनको इंसेंटिव दिए जाएं। अगर लोकल कम्युनिटी सेक्रेड ग्रेव्स को प्रोटेक्ट करती है, आसपास जो फॉरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं, तो उनको इंसेंटिव दिए जाएं सरकार की तरफ से। अगर ऐसा होता है तो लोकल कम्युनिटी का जो इंटरेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा अपने आसपास इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने में। सरकार ये करे कि 73rd और 74th जो अमेंडमेंट है संविधान की, उसे लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया जाए, यानी लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर किया जाए कि वो अपने बजट को कैसे स्पेंड करना चाहते हैं। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ को एम्पावर किया जाए, ताकि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ जो हैं वो एक रिपोर्ट तैयार करें कि उनके पास आसपास इन्वायरमेंट का फिलहाल स्टेटस क्या है। इवन इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था, उस रिपोर्ट को तैयार करते वक्त भी एक अहम रोल होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का। इसके अलावा सरकार इन्वायरमेंट से संबंधित सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन जो भी अवेलेबल होनी चाहिए पब्लिक के सामने, वो अवेलेबल करें। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स के द्वारा काफ़ी बार प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं और रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं। इवन पब्लिक बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट है, सरकार उन सबको पब्लिक डोमेन में रिलीज करे। सरकार उन्हें छुपा के ना रखे। और इवन आरटीआई से संबंधित जो भी रिपोर्ट्स मांगी जाती हैं उनको भी सरकार आसानी से उपलब्ध करवाए। उसके बाद जो लोकल कम्युनिटी हैं उनसे ही पूछा जाए कि आसपास, आपके आसपास कौन सा जो जोन है वो इकोलॉजिकल सेंसिटिव है, और लोकल कम्युनिटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार उन्हें फंड्स उपलब्ध करवाए, टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाए, इंपावर उनको ही करे कि वो ही उस फ्रेजाइल इकोसिस्टम जोन को प्रोटेक्ट करें। सबसे लास्ट में सरकार इस बात का भी ख्याल रखे कि इन्वायरमेंट से संबंधित जो लॉज हैं उनका वायलेशन ना हो, चाहे वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 हो या फिर कोई दूसरा कानून हो, उनका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कंजर्वेशन से संबंधित। एक हमारा आर्टिकल अभी भी रह गया है बिमस्टेक से संबंधित, उस आर्टिकल को हम कल डिस्कस करेंगे। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले देखो हमने सिविल सोसाइटी से संबंधित आर्टिकल्स को डिस्कस किया। उसके बाद हमने आर्टिकल डिस्कस किया इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में। नेक्स्ट हमने आर्टिकल डिस्कस किया पावर सेक्टर से संबंधित, और सबसे लास्ट में हमने आर्टिकल डिस्कस किया केरल फ्लड्स जो आई हैं, केरल को रीबिल्ड करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।